यहाँ देख लो भाई, थारा फिजिक्स सेकंड पार्ट 2 इकाई फर्स्ट। जो इकाई फर्स्ट होगा वो क्या होगा, लाइट का। ठीक है भाई, लाइट मतलब प्रकाश की, या लाइट को प्रकाश भी बोलते हैं। इसका जो पहला चैप्टर होगा, यानी पार्ट टू के आपका पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें सबसे पहले जो आप जानोगे, सबसे पहले तो आप प्रकाश के बारे में पहचानोगे भाई, प्रकाश हो क्या चीज़। फिर प्रकाश के बाद में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब सोच लो प्रकाश हो क्या। इससे जो पहले वाली बुक थी उसका जो लास्ट चैप्टर था उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रकाश जो हो, प्रकाश सारा तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे रूप में चले, तरंगों के रूप में, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो, हमें कोई भी चीज़ किस तरीके से कैसे दिखाई दे रहा है, यानी हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम किस तरीके से देखेंगे उसे। सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमारा लाइट होगी, प्रकाश होगा, वो उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु पर पड़ने के बाद तब हमें जाकर वो वस्तु दिखाई देती है। डायरेक्टली हम किसी वस्तु को दिखाई नहीं देते, मतलब जो हमारे सामने कोई चीज़ रखी तो हम डायरेक्ट उसे देख नहीं सकते। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लाइट होगी वो लाइट उस पर पड़ेगी और लाइट उस पर पड़ने के बाद उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, यानी आँख की जो रेटिना होता है उस पर बनता है, जब जाके हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रकाश का होना जरूरी है। अंधेरे में कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि अंधेरे में क्या होगा, हमें वस्तु इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर कुछ नहीं बन पाता, यानी उसका जो प्रतिबिंब होगा हमारी आँख की रेटिना पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ वस्तु दिखाई नहीं देती। तो यानी उसका हमारी आँख पे या हमारी रेटिना पे प्रतिबिंब का बनना ही क्या कहलावा, आपका उस वस्तु का दिखाई देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश पता करेंगे भाई, प्रकाश हो गया। प्रकाश एक विकिरण होती है या विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जो चलती कैसे है, वो प्रकाश चलता है आपका फोटोनों के रूप में। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, जो प्रकाश होता है, यानी इस ब्रह्मांड में या इस वायुमंडल में सभी जगह क्या है, धूल के कण मौजूद होते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो एनर्जी के रूप में भी चलता है, प्रकाश जो होता है वो एनर्जी के रूप में भी चलता है, यानी प्रकाश एक एनर्जी की फॉर्म भी होगी। प्रकाश जो होगा आपका वो एक एनर्जी की फॉर्म भी होती है। तो एनर्जी की फॉर्म कैसे होगी, यानी सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। तो जैसा आपके प्रकाश होगा वो अपनी एनर्जी एक दूसरे कण को ट्रांसफ़र करता रहेगा। ठीक है भाई, जिस कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु, जिस कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो वे परमाणु क्या करेंगे, अपनी एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वे धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते 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 वो एनर्जी या वो ऊर्जा आपकी पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसको आप क्या कहते हो, प्रकाश कहते हो। और दूसरा नंबर क्या होगा भाई, प्रकाश जो होगा आपका वो फोटोनों के रूप में चलेगा, यानी जो ये आपके परमाणु होंगे ये पैकेटों के रूप में बंधे होते हैं। जो ये आपके परमाणु होते हैं, ये कण होते हैं छोटे छोटे, ये पैकेटों के रूप में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। यानी एक पैकेट में क्या पता कितने परमाणु होंगे या कितने कण होंगे, तो ये पैकेट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो यानी पूरा पूरा पैकेट क्या करेगा, दूसरे पैकेट को क्या करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारे के सारे फोटोन पृथ्वी पर आते हैं एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करके, जिस प्रकार हमारी जो प्रकाश होगा वो पृथ्वी तक पहुंचता है। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको एक बात और बताई थी, अगर सोचो यहाँ पे धूल के कण ना हो या छोटे छोटे परमाणु उपस्थित ना हो तो प्रकाश चलेगा कैसे, तो प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में। प्रकाश कैसे चलेगा, तरंगों के रूप में। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होगी, प्रकाश की कैसी प्रकृति होगी, द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति। यानी जहाँ पे धूल के कण ना हो या ये छोटे छोटे परमाणु या कण ना हो तो वहाँ पे प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा। जैसे आपकी रेडियो तरंग, आपके
अल्फा कण होंगे, अल्फा तरंग होगी, गामा तरंग होगी, फिर अवरक्त तरंग होगी, तो प्रकाश वहाँ पर तरंगों के रूप में चलेगा। जैसा आपका चंद्रमा है, चंद्रमा पर ना तो कोई धूल का कण है, ना ही कुछ होगा आपका, वहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम है, वहाँ पे वायु भी नहीं है। तो वायु में वायु की अनुपस्थिति यानी विदाउट प्रेजेंस ऑफ द एयर, जहाँ पे आप वैक्यूम बोलते हो, तो वहाँ पे आपका जो प्रकाश होगा वो तरंगों के रूप में ही चलता है। ये बताया था आपके हाइगेंस ने। प्रकाश कणों के रूप में चलता है या फोटोनों के रूप में या बंडलों के पैकेटों के रूप में चलता है, जिसके मैंने बताया कि वो ऊर्जा अपनी ट्रांसफर करता रहता है, ये बताया था न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने। तो प्रकाश की दो प्रकृति होगी, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है ये बताया था आपका हाइगेंस ने, और जो आपका कणों के रूप में प्रकाश चलता है ये बताया था आपके न्यूटन साहब ने। ठीक है भाई, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश की डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये प्रकाश के बारे में अगर कुछ आपको दोबारा पूछना है तो पूछ लो, इसमें कोई आपको डाउट है भाई? यस, किसी को डाउट है भाई? पक्का? तो जितना ये लाइट है जैसे आपकी, तो ये लाइट भी कैसे आ रही है भाई? तरंगों के रूप में ही आ रही है। हर लाइट तरंगों के रूप में ही चले, जितने भी आपका प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, या जैसा भी लाइट होगा, यानी जहाँ से प्रकाश निकलेगा वो चीज़ कुछ भी हो सके आपकी, ट्यूबलाइट, ट्यूब, बल्ब, कैंडल, मोमबत्ती, आपका वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा प्रकाश आपका किरणों के रूप में, तरंगों के रूप में या विकिरण के रूप में ही चलेगा। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट हो? इसकी डेफिनेशन लिखोगे कैसे भाई? इसकी डेफिनेशन लिखो, चैप्टर का नेम डल गया। अब इसको ब्लर तो नहीं हुआ, रब करूं? सारा रब कर रहा मैं, ठीक है, ऊपर से लिखना स्टार्ट करूँ। इसमें लिखो भाई आप, हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश यानी लाइट। इसमें लिखो प्रकाश ऊर्जा का ही, प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है जो तरंगों अथवा जो तरंगों अथवा कण के रूप में चलता है, जो तरंगों अथवा कण के रूप में चलता है, जो तरंगों अथवा कण के रूप में चलता है। इन कण को विकिरण भी कहते हैं। इन कण को कणों कर लो भैया, कणों, इन कणों को विकिरण भी कहते हैं।
आगे लिखो। इस विकिरण को इस विकिरण को जो कि इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब समझते हो भाई? संवेदना होता है इसका मतलब, यानी हमारी आंखें जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ता है तो आपकी क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। या अगर आंखों में कम प्रकाश जाता है तो आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं आंखों की वो टाइट हो जाती हैं। तो यानी हमारी जो आंख होती है वो प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। ना तो आंखों में ज़्यादा प्रकाश एंटर करेगा, ना ही कम प्रकाश। तो एक सीमित मात्रा में ही आंखों में प्रकाश एंटर करता है। तो यानी आंखों को संवेदित करता है, यानी एक लिमिट प्रकार का प्रकाश ही आपकी आंखों में जा पाओगा। तो संवेदित का मतलब समझ में आ गया? आंखें बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है। जैसे आपको कोई पिन चुभ गई हाथ पे, तो आप एकदम क्या करेगा, पीछे हटेगा। ऐसे ही अगर कोई वस्तु आंख के पास लेके आओगे अचानक से, तो आंख एकदम बंद होगी। तो हर चीज़ के प्रति आपकी आंखें क्या होती हैं, संवेदनशील होती है, संवेदित होती है। इसमें कोई डाउट भाई? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट होगा भाई एकदम पूछ लियो भाई, हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार पूछ लो। क्योंकि ये बुक है ना जो आपकी सेकंड पार्ट होगा फिजिक्स का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपकी 12th क्लास के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस पार्ट से ही बनेंगे। पहले वाले पार्ट में जितना क्वेश्चन हुए आपने कम पढ़ी ज़्यादा पढ़ी उससे कोई फ़र्क नहीं है, पर जो सेकंड बुक होगी वो आपको ध्यान से पढ़नी। ठीक है भाई? अब आगे करता है प्रकाश कहते हैं, करता है प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यहाँ तक नोट करो भाई, अभी जब नोट हो जाएगा बता दियो। अब देख लो मैंने क्या बताया अभी, जो प्रकाश होगा वो किस तरीके से चलेगा भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। यानी प्रकाश क्या होगा, प्रकाश एक ऊर्जा है, तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में भी चलेगा। यानी हमने जो कण कहे वो कण को ही क्या बोल दिया, विकिरण, और प्रकाश ऊर्जा भी है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका, प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में भी चलता है। ठीक है भाई? यहाँ से कोई डाउट? तो प्रकाश हमारा विद्युत विकिरण ऊर्जा के रूप में भी चलता है, यानी ऊर्जा और विकिरण दोनों एक ही बात हुई। तो लिखो प्रकाश प्रकाश विकिरण प्रकाश विकिरण ऊर्जा भी होता है। ठीक है भाई? प्रकाश विकिरण ऊर्जा भी होता है। ये बात समझ में आ गई भाई? प्रकाश ऊर्जा भी है, प्रकाश कणों के रूप में चलेगा तो उसे विकिरण भी कहेंगे, और दोनों को मिला के ही क्या बोल दिया हमने, प्रकाश विकिरण ऊर्जा भी होता है। जब विकिरण ऊर्जा हुआ तो विकिरण ऊर्जा होने के साथ साथ प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का काम करेगा। यानी प्रकाश जब चलेगा वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि प्रकाश विकिरण ऊर्जा हुई, विकिरण भी होगी, और यानी इसमें एनर्जी है, तो एनर्जी होने के साथ साथ ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में भी चलता है। यानी या फिर विकिरण ऊर्जा को ही क्या कह देंगे हम, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विकिरण ऊर्जा के साथ साथ हम इसे क्या कह सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो फिर क्या कह देंगे हमें,
प्रकाश को देख कितने नाम दे दिए। प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलेगा, प्रकाश कणों के रूप में चलेगा, प्रकाश तरंगों के रूप में चलेगा, प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में चलेगा, और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलेगा। तो कुल मिलाकर सारी बात ये होगी, प्रकाश तरंगों के रूप में चले। सारी को मिलाकर अगर हम नोट करें ये बात, प्रकाश तरंगों के रूप में ही चलता है। तो प्रकाश जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, प्रकाश हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, सिर्फ हमें क्या करेगा, जिस वस्तु को पढ़ेगा उस वस्तु को पढ़ने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर बनेगा। और एक बात और ध्यान दो, हमें जो वस्तु होंगी वो रंग बिरंगी दिखाई क्यों दे। इस चेयर पर पड़ेगा तो चेयर का कलर ब्राउन है तो हमें ब्राउन दिखाई दी, क्यों भाई? क्योंकि प्रकाश के अंदर सारे कलर मौजूद होते हैं, प्रकाश के अंदर सारे कलर मौजूद होते हैं। प्रभावी कलर कौन सा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ दिखाई देती है। लाल रंग हमें दूर से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। ठीक है भाई? तो जिस कलर का प्रभाव ज़्यादा होगा या जिस कलर का प्रकाश सबसे कम होगा वही चीज़ हमें क्या करेगी, अच्छी तरीके से दिखाई देगी। इसमें कोई डाउट अब? तो ये नोट और कर लो यहाँ पे, प्रकाश विकिरण ऊर्जा भी होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये टोटल जानकारी थी भाई प्रकाश के बारे में। कुल मिलाकर सबसे बाद में जो रिजल्ट निकला तो ये निकला हमारा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है भाई? तो यहाँ पे क्या बात निकली, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और यही बात पहले वाली बुक का जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी यही बात बताई थी कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। अब ये बात मैंने बता दी कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं भाई। ये अलग अलग रंग का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगा। यानी लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक 7 कलर होंगे। कलर तो और भी होंगे बट 7 ही क्यों होंगे भाई रवि? 7 ही क्यों होंगे? कलर तो और भी होंगे, या 7 ही कलर होंगे हमारे इसमें प्रकाश में? कलर तो क्या पता कितने होंगे, असंख्य कलर हैं। तो फिर 7 ही कलर क्यों लिए? बताया था उस दिन, बताओ। क्योंकि 7 रंगों यानी 7 कलर का इफेक्ट हमारी आंख पे ज्यादा होगा। और जब न्यूटन साहब ने क्या किया था, एक वर्णी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा था तो व्हाइट स्लिट पे या सफेद पर्दे पर हमने 7 रंग ही प्राप्त किए थे, लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक, जिसको आप विबग्योर के अनुसार याद करते हो नहीं करते हो? तो इस तरीके से उन्होंने 7 कलर को ही महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इनका ज़्यादा जो इफेक्ट होगा हमारी आंख पर 7 कलर का ही होगा। तो 7 कलर सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं हमारी आंख के लिए, यानी हमारी आंख पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालते हैं वो 7 कलर ही डालते हैं। नहीं तो लाल कलर से ऊपर भी बहुत सारे कलर होंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होगी, या बैंगनी रंग से नीचे भी ऐसे बहुत सारे कलर होंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य बिल्कुल कम है। तो हम अध्ययन सिर्फ 7 कलर का ही करेंगे क्योंकि हमें जो इफेक्ट डालेंगे वो 7 कलर ही डालते हैं। आगे समझ में? तो हम 7 कलर इसलिए लेते हैं, याद रहोगी बात? ठीक है। इसमें एक चीज़ और नोट कर लेंगे भाई, ये हो गया टोटल नोट कंप्लीट। इसको रब करूँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट है भाई बात। एक चीज़ और लिख लो भाई इसमें,
प्रकाश प्रकाश के अंदर सात रंग महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश के अंदर सात रंग महत्वपूर्ण होते हैं जो अगर एग्जाम में आ जाए ना भाई, तो एग्जाम में तो सिर्फ आपको यहां तक ही लिखना। प्रकाश के बारे में अगर आता है डेफिनेशन, तो प्रकाश के बारे में सिर्फ आपको यहां तक ही लिखना है। एक्स्ट्रा अगर नॉलेज है तो आपके वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी यार, वैसे भी ये चीज़ आपको जब प्रिज्म कराऊंगा मैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। प्रकाश के अंदर सात रंग महत्वपूर्ण होते हैं जो लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक होते हैं। बैंगनी रंग तक होते हैं। बैंगनी रंग तक होते हैं। जिनकी तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके इतनी होती है भाई। जिनकी तरंगदैर्ध्य इतने से इतने तक होती है। जिनकी तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ये बात आपको वैसे ओरल याद रखनी, मैं लिखवा नहीं रहा इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी स्पीड है जो प्रकाश की वो इतनी होती है। ये तो आपको नॉर्मल भी याद रखनी। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। इससे पहले जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। अब यहाँ से बताओ कोई डाउट हैगा? तरंगदैर्ध्य इतने से लेके इतने तक होगी। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? लाल रंग की। सबसे कम बैंगनी रंग की। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होगी 7800 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम बैंगनी रंग की। ये इन्होंने नीचे से दिया भाई, नीचे से ऊपर तक। बट हमने जो रंग लिखा है ना, ये जो कलर लिखे, हमें कलर लिखे लाल रंग से बैंगनी रंग तक। हाँ, ऊपर से नीचे लिखे हमने रंग, बट इन्होंने तरंगदैर्ध्य दी नीचे से ऊपर की ओर। ये बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? ये हो गया तुम्हारे प्रकाश के बारे में इतनी नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, कुछ आपके पेपर से रिलेटेड भी है। अब ये था प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश जो होगा, प्रकाश में परावर्तन भी होगा और प्रकाश में अपवर्तन भी होगा। अब दो चीज पढ़ोगे आप, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन कैसे होगा और अपवर्तन कैसे होगा वो सुन लो एक बार। तो इसको मैं रब करूं, ब्लर दो नहीं, बीच में भी ब्लर हो। इसकी वीडियो में तरते अपलोड करके यूट्यूब पे वैसे भी डाल दूंगा। कई बार पता क्या हुआ है, हम जो चीज़ लिख रहे हैं, हमें जो चीज़ लिख रहे हैं ना कॉपी में, कई बार हम उसे पढ़ने के क्या करें, थोड़ा आलकस सा करें। हम क्या करें, फ्री होते सोचें कि यही चीज़ जो चीज़ हमने क्लास में पढ़ी वो बिल्कुल याद रहे, तो हम उसे वीडियो के द्वारा ही फिर दोबारा देख सकें। क्योंकि जो कुछ चीज़ हम फेस टू फेस याद करें या चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं आपको फेस टू फेस, तो आप फिलहाल ये सोच रहे होगे कि सारा चीज़ माइंड में फिट होती जा रही है। बट कुछ टाइम के बाद जब बुक उठाओगे आपको आलकस महसूस होगा और वो चीज़ आप थोड़ी थोड़ी भूल भी चुके होंगे।
तो इसलिए क्या करें, वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, ताकि जो चीज़ क्लास में पढ़ाई अगर तुम उसे 1-2 बार देखोगे तो तेरे क्या होंगी, ज़्यादा याद होगी। भाई सर ने ऐसे ऐसे बताई थी और ऐसे ऐसे हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई, प्रकाश 2 तरीके से व्यवहार करेगा। प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन भी होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, वो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले डाल लो भाई प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डाल लिया भाई, इसको देख लो, प्रकाश का परावर्तन होगा कैसे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 10th क्लास में था आपके पास चैप्टर ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्लेन सरफेस से टकरा के या चिकने तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है भाई, जब कोई प्रकाश की किरण आओगी और किसी प्लेन सरफेस या चिकने तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इस क्रिया को क्या कहोगे आप, प्रकाश का परावर्तन। आई समझ में। सपोज करो आपके सामने कोई मिरर है या फिर आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, आप टॉर्च लो और टॉर्च से क्या करोगे, यहाँ पे लाइट मारोगे, तो लाइट मारने के बाद क्या होगा, वो सारा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है भाई, प्रकाश के परावर्तन के लिए एक सरफेस प्लेन होना जरूरी है। एक जो सरफेस होगा, एक जो सतह होगी, सामने वाली सतह, वो प्लेन होनी जरूरी होगी। यानी उस सतह के दूसरी तरफ क्या होनी चाहिए, पॉलिश, यानी उस सतह के दूसरी तरफ पॉलिश होनी चाहिए और एक सतह बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, जब भी प्रकाश क्या करेगा, परावर्तित होगा। अगर आपने ऐसा कोई पदार्थ लिया या फिर ऐसी कोई चीज़ ली या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसके अंदर से प्रकाश आर पार निकल गया, या जिसको आप ट्रांसपेरेंट कोई भी सब्सटेंस बोल सकते हो या ट्रांसपेरेंट मिरर बोल सकते हो, यानी जिसके आर पार प्रकाश निकल गया, तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन कतई नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन ऐसी जगह से होगा जिसका दूसरा सरफेस पॉलिशदार होगा और जो पहला सतह होगी, जो सामने वाली सतह होगी, वो चिकनी होगी या प्लेन होगी। ठीक है भाई। इसके बाद जो मैं अपवर्तन पढ़ाऊंगा, अपवर्तन में घटना होगी, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास सब्सटेंस या पदार्थ होगा या जो बॉडी होगी, वो क्या होगी, पारदर्शी होगी। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार प्रकाश की किरण निकल जाती हो। तो परावर्तन में क्या करना पड़ेगा आपको, एक सरफेस बिल्कुल प्लेन लेना पड़ेगा, जब भी प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है भाई। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सपोज करो ये हमारे पास कोई मिरर है भाई, और मिरर ये तभी बनेगा जब इसकी एक सतह पर क्या करोगे, आप पॉलिश करोगे। जितने मिरर होंगे सारे मिरर देख लेना, एक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, AgNO3 की। इसके बीच में क्या होगा आपका, अभिलंब, बीच में क्या होगा, अभिलंब। नेचुरली ये अभिलंब वैसा होता कुछ नहीं, बट बनाने में हम इसका यूज करें। प्रकाश कितने एंगल से आया, कितने एंगल से परावर्तित हुआ, तो यानी उसके लिए हम क्या करना पड़ा है, इसको बनाने के लिए किसी भी ड्राइंग शीट पे हम अभिलंब जरूर लगाएंगे। बट नॉर्मली जब हम प्रकाश डालते हैं किसी चिकने पदार्थ पर, चिकने तल पर, तो वहाँ पे तो हम अभिलंब कुछ नहीं देखते। बट बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, अभिलंब बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश किस एंगल से आया और किस एंगल से गया, तो उस एंगल का कैसे पता करोगे आप, अभिलंब से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किसी ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए हमें अभिलंब लिखना जरूरी होता है। ठीक है भाई।
सपोज करो ये हमारा कोई दर्पण है, ये क्या हो गया इसका अभिलंब, ठीक है भाई। इस एंगल से क्या होगा, प्रकाश यहां पे आएगा, जो प्रकाश आता है उसके बोलते हो आपतित किरण, आपतित किरण या आपतित प्रकाश, किरण भी बोल सकते हो आप, प्रकाश भी बोल सकते हो। जो किरण आएगी उसके आप बोलोगे क्या, आपतित किरण, आने वाली किरण। आपतित का मतलब क्या होगा भाई, आने वाली किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होगी भाई, इस पॉइंट पर टकराएगी, यानी आप इस चिकने तल से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यहां से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो आने वाली किरण को तो बोल दिया आपतित किरण, बट जो किरण जाएगी इस सतह से टकराने के बाद उसको आप क्या कहोगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण या जाने वाली किरण। अब जाने वाली तो हम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फिजिक्स की भी एक लैंग्वेज होती है, आप टूटी फूटी लैंग्वेज में तो वहां लिख नहीं सकोगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, परावर्तित किरण, ठीक है भाई। तो आने वाली किरण यानी आपतित किरण और जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, ठीक है। अब इस अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाया आते हुए और जाते हुए कितना एंगल बनाया, वो भी आपको नोट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और यहां भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो उस एंगल को क्या बोलोगे आप, उस एंगल को क्या बताओगे, एक एंगल आई और एक एंगल आर, और उसका नाम क्या होगा, आपतन कोण। क्या होगा भाई, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई, इसको बोलते हो आप परावर्तन कोण, इसको क्या बोलते हो, परावर्तन कोण यानी आर, ठीक है भाई। आपतित किरण आई, यहां पर टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। आते हुए किरण ने अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया वो आपका आपतन कोण, जाती हुई किरण ने अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया आपका क्या होगा, परावर्तन कोण, ठीक है भाई। तो ये होगा आपतन कोण, ये होगा परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल के एक बार क्या करोगे, इस डायग्राम को बनाओगे। इसको यहाँ पे नाम देंगे भाई ए, जहाँ टकराई बी, इस सी और ये एन। ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा दोनों ही क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो नहीं, जिस एंगल से कोई किरण आएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। और जैसा ही ये आपका प्रकाश का परावर्तन है, तो परावर्तन के लिए दो नियम बताए गए थे। क्या क्या नियम, पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण
और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों 1 2 3 तीनों एक ही तल में होंगे। बस सरफेस तो एक ही होगा ना, कोई किरण नीचे तो नहीं गई ना, ये नीचे से निकल के आई। तो ये किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों की तीनों एक ही तल पर हैं या अलग अलग तल पे हैं? तो तीनों एक ही तल में होती हैं। नंबर 2 बात, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुविकल्प में भी पूछ लिया भाई। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा, कभी 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 नहीं। तो सदैव I=R। ठीक है भाई। तो पहले तो परावर्तन के बारे में लिख लो आप, प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिख लो। इसमें लिखो भाई, इसमें रख करूं डायग्राम में दोबारा कोई चीज पूछनी हो भाई? बिल्कुल पक्का समझ में आ गया। ये जो डायग्राम है ना, और जो प्रकाश का तो चैप्टर होगा सारा, यू क्या रहेगा भाई आपके 12th क्लास के बाद भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी दोबारा आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस के स्टूडेंट के लिए ये चीज आसान हो जा, क्योंकि वो पहले ही 2-3 बार पढ़कर चला जा। क्यों? 10th क्लास में पढ़ा, 12th में जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक पढ़ोगे, उसके बाद फिर तुम ही टीचर को बताओगे कि सर नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होगा। इसमें लिखो भाई छोटी सी बात, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 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 अब जो नियम है वो लिख लो, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, पहला नियम तो मैंने बताया था अभी आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम लिख लो भाई। फर्स्ट नियम क्या रहेगा आपका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट नियम होगा आपका,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी का? कोई डाउट? नंबर सेकंड, नंबर सेकंड में क्या होगा? आई और आर दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर। तो लिखो ये बात। आपतन कोण, आपतन कोण क्या लिखवाया था मैंने? आई। ठीक है, याद है फिर तो। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण क्या लिखवाया था भाई? आर। परावर्तन कोण आर। ठीक है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर हमेशा आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण और परावर्तन, सॉरी एक बात याद रख लो भैया, कोण जरूर लगा लो। आपतन कोण आई तथा, तुम तो कोण लगा लो अगर कहीं पे जगह हो ना, कोण। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है भाई। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। कैसे? एंगल आई इजगल टू एंगल आर, ये हमेशा क्या होंगे भाई? एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल आई इजगल टू एंगल आर। ये था बेटा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश की परिभाषा। मिरर आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके बाद में डायरेक्ट क्या करूँगा आपको? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन में मैं तरह से क्या पढ़ाऊंगा? लेंस, लेंस की प्रकृति, उत्तल लेंस अवतल लेंस। जब दो लेंस साथ साथ रखे हों तो कल मैं आपको लेंस के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई।